हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के लिए लॉन्च किया है, तो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक समरी की फॉर्म में जो है पूरा सर्वे कवर करेंगे और आज जो है वो हमारी क्लास 1 रहेगी। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो क्विक रिवीजन की तरफ रहेगा, यानी कि हम देखेंगे किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा जा सकता है और किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे से कंटेंट निकाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है देखो। और सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग रहता है वो ये कि इतना सारा डाटा कंटेंट किस तरह से याद किया जाए। तो हम इकोनॉमिक सर्वे बजट को विद टर्म्स, इकोनॉमी की जो टर्म्स है उनके साथ जो है वो स्टैटिक को लिंक करेंगे करंट के साथ, ताकि प्रॉपर हम लर्न करें इकोनॉमिक सर्वे की जितने भी फैक्ट फिगर्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लस साथ में हम ये भी एनालाइज करेंगे कि डाटा को किस तरह से मेंस में लिखा जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से प्रॉपर जो एचपी का जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो कवर हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफेस के बारे में। अगर आप देखो इकोनॉमिक सर्वे में तो फर्स्ट पेज जो प्रीफेस के बारे में है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि इकोनॉमी, एचपी इकोनॉमी में क्या होने वाला है और सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है और सरकार का एजेंडा क्या है। पहला ही पेज है। और जो ये फर्स्ट पेज है ना, यहाँ से हमें वो कंसेप्ट, वो कंटेंट मिलेगा जिसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि सरकार जो है वो फुल्ली कमिटेड है प्रमोट करने के लिए वेलफेयर सभी का। वेलफेयर कैसे होगा? गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू और पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स है सरकार की उसके थ्रू और जो पब्लिक सर्विसेज है उनको फॉलो करके सभी के लिए जो वेलफेयर प्रमोट करेंगे। ऐसा जो सरकार का जो मेन एजेंडा है, सरकार इसके लिए कमिटेड है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर फोकस किया जा रहा है वेरियस प्रिंसिपल्स की तरफ, ठीक है, जो जिसमें जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अंत्योदय, अंत्योदय मतलब कि जो भी लाइक हमें एक लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी है ना, उसकी अपलिफ्टमेंट के बारे में भी सरकार सोच रही है। यानी कि सरकार हर पर्सन, हर सेक्शन के बारे में जो प्रॉपर जो वो सोच रही है, ऐसा कहा गया। प्लस साथ में वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं कोर प्रिंसिपल्स को, जो कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि 3 पिलर्स जो है वो उन्होंने बताए हैं गुड गवर्नेंस के। पहला पार्टिसिपेटिव, सेकंड इनोवेटिव और थर्ड है इक्विटेबल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और साथ में ही इसमें कहा जा रहा है कि फिर सभी स्टेक होल्डर्स को हम एक साथ लेकर आएंगे, किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, पहले पॉइंट। सेकंड, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास चैलेंजेस हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। देखो, सरकार ये नहीं कह रही कि मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी, सरकार ये कह रही है कि मैं लोगों को इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। ऐसा जो है वो यहाँ पर जो सरकार का मेन टारगेट है, ताकि हम बेनिफिट जो है वो, और बेनिफिट प्लस ग्रोथ जो हमारा रहेगा। जैसे कि हमारे पास कोई जो है वो लाइक अगर सरकार को प्रॉफिट होता है तो फिर वो प्रॉफिट सब लोगों तक पहुंचाया जाए, यानी कि फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना अमंगेस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो सरकार का एजेंडा है वो लोगों को साथ लेकर जो है वो गवर्नेंस को प्रमोट करना है। तो ये की जो आपको याद रखना है प्रोविज़न। तो ये फर्स्ट प्रीफेस से है जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले। देन उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो फोकस किया गया, देखो यहाँ से क्या है कि सबसे पहले तो डेफिनेशन भी हम करंट ईयर पर ही क्लियर कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होता है या रिसोर्स होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द स्टेट, कि जो इकोनॉमिक हेल्थ है स्टेट की वो किस तरह की है। जब हम इकोनॉमिक हेल्थ की बात करते हैं ना, तो इसमें हम सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जब सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो दैट इज़ इकोनॉमी। तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमी के बारे में स्टेट की कवर हो जाएगा सारा का सारा। पहला तो ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है स्टेट की प्रोग्रेस की तरफ, चैलेंजेस की तरफ और सॉल्यूशंस भी। यानी कि क्या है कि प्रोग्रेस मतलब स्टेट ने किस सेक्टर में कितना ग्रो किया, ठीक है, उसमें क्या चैलेंजेस है और उसके क्या सोल्यूशन है ये भी बताता है। प्लस साथ में हमें स्कीम्स वगैरह भी पता चलती है। और साथ में ही क्या करता है, हमारे लिए डाटा भी प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू ऑल इकोनॉमिक सेक्टर और इंडिकेटर्स, ताकि हमें प्रॉपर ये पता चले कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कहाँ पर जो है वो ग्रोथ रेट कम हुआ है, कहाँ पर जो है वो ज़्यादा हुआ है। तो ये सभी जो है वो हमें इकोनॉमिक सर्विस से जो प्रॉपर डाटा मिलता है। प्लस जो फ्यूचर प्लान्स है वो किस तरह से हो सकते हैं या सरकार किस तरह से फॉलो कर सकती है, वो सभी जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे। देन दैट मीन्स ओवरऑल क्या है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो फैसिलिटेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ठीक है, और साथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कंटिन्यूस जो है वो ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी जो है वो स्टेट में बनी रहे। यानी कि एक तरह से हमें क्या होगा, प्रॉपर डाटा इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी तो उससे हम ये कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग, जो भी स्कीम्स रहती है उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि फिर एक तरह से कंट्रीब्यूशन रह रहा है ग्रोथ में, कंटिन्यूस ग्रोथ में और प्रोस्पेरिटी में स्टेट के अंदर। प्लस साथ में
एक हम ओवर एनालिसिस मतलब एक प्रॉपर ओवरव्यू के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि जो स्टेट की इकॉनमी है उसका प्रॉपर एनालिसिस जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में हमें मिलेगा, जिसको कौन प्रिपेयर करता है। देखो आप इसको एज एन जो है वो आप इंट्रोडक्शन में भी ऐड कर सकते हैं जब आपको इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग लिखना है। तो जो ये ओवरव्यू है पूरा का पूरा, इसको जो प्रिपेयर करता है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स जो पूरा प्रॉपर जो है प्रिपेयर करेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो बैठ जाएगा प्रिपेयर करने के लिए सब कुछ नोट डाउन करेगा, नहीं। वो डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर्स है, ठीक है, लाइक जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, फिर प्रॉपर जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है बनाया जाता है। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं जो कि आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा, जिसमें जनरल ओवरव्यू के बारे में। और ये मैप है बहुत अच्छा जो है वो मैप इस बार जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में ऐड किया गया हिमाचल प्रदेश के। और ओवरव्यू में सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की। देखो जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश तो वही भारत का पार्ट है और भारत वर्ल्ड का पार्ट है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो पहले वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पर एब्रीवेशन जो है वो राउंड रहेगा, एब्रीवेशन को लेकर जो है वो एक ना एक क्वेश्चन बनने वाला है। ऐसा सर्वे ऐसा जो है वो जो आपका मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें भी मैंशनड है, तो दैट मीन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो OECD याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है ये। देन उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो किस तरह से ग्रो करने वाली है, उसके रिगार्डिंग कुछ डाटा जो है उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इन्होंने कहा है कि 2024 की इनके जो है वो एक प्रोजेक्शन थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि ग्लोबल ग्रोथ रेट 2025 के लिए कितना रहने वाला है, 3.3%। यानी कि ग्लोबल GDP कितनी रहेगी, 3.3%। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मॉडरेट रहेगी, पहला पहला पॉइंट इन्होंने कहा। सेकंड उसके बाद इन्होंने कहा कि 2025 में जो ग्लोबल GDP है वो कितनी रहेगी, 3.3%। GDP क्या होती है, अगर हम एक नेशन की डेफिनेशन लेकर चलते हैं तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं एक डोमेस्टिक कंट्री में या इन अ टेरेटरी इन अ गिवन ईयर, कोई भी एक टेरेटरी है उसमें जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक साल में जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इन अ गिवन ईयर, याद रखना एक साल यहाँ पर दिया गया, उनको उसको कहा जाता है GDP। तो GDP ग्लोबल GDP की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो वो कितना है, 3.3%, ये याद रखना। प्लस साथ में 2024 के लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था 3.2%, और 2025 के लिए अगर हम बात करें 3.3%, और 2026 के लिए कितना होगा, 3.3%। यानी कि एक मॉडरेट जो है वो रहेगी ग्रोथ ओवरऑल जो है अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द OECD। देन उसके बाद रियल GDP के प्रोजेक्शंस में यहाँ पर जो है वो 3 ईयर्स को जो है वो कैलकुलेट किया गया और डिफरेंट नेशंस है यहाँ पर, तो हमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं सिर्फ। तो सबसे पहले तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 6.8% जो है वो 2024 के लिए ग्रो करेगा, 2025 में अगर हम बात करें तो 6.9%, और 2026 में अगर हम बात करें तो 6.8%, ठीक है। ये OECD के जो है वो प्रॉपर कैलकुलेशन है, या फिर जो किसमें इकोनॉमिक आउटलुक में। देन उसका चाइना की अगर हम बात करें तो 4.9% 2024, 2025 में अगर हम बात करें तो 4.7%। देखो कम हो रहा है, ठीक है, चाइना की ग्रोथ कम होगी, भारत की इंक्रीज हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे भी एग्जाम में कि कौन इंक्रीज कर रहा है कौन डिक्रीज। प्लस 2026 में अगर हम बात करें तो 4.4% ग्रो करेगा चाइना, मतलब चाइना की जो GDP है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, पहला पॉइंट। देन उसका US को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि US इंपॉर्टेंट है। तो 2.8% जो है वो US 2024 में ग्रो करेगा, और 2025 में भी 2.4%, 2026 में 2.1% कम हो रही है यहाँ पर GDP US की। तो ये भी एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इवन अगर हम बात करें तो जापान की भी देखो 2025 से 2026 तक जो है वो GDP कम हो रही है, तो ये की जो है वो फैक्ट है जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि IMF रिलीज़ करता है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1944 में ये बना है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के साथ ये बना है 1944 में, और वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विन ब्रदर्स कहा जाता है। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। अब देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन की इन्होंने कहा कि भारत की जो GDP है, या सॉरी ग्लोबल जो GDP है, सबसे पहले ग्लोबल GDP को समझते हैं। ग्लोबल GDP 3.3% रहेगी 2023 में, और पहला पॉइंट 2023 में 3.3% हो गया। और सेकंड पॉइंट इसमें जो कहा उन्होंने वो ये कि 2023 से लेकर 2029 तक भारत की जो GDP है वो 3.3% से लेकर 3.1% के बीच में रहेगी। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि कम हो सकती है। 2024 के लिए कितनी रहेगी, 3.2%, और 2025 के लिए कितनी रहेगी, 3.2%। ये ग्लोबल GDP का जो प्रॉपर कैलकुलेशन इन्होंने बताया। देन उसके बाद IMF ने इंडियन GDP के बारे में भी कहा,
अप्रैल 2024 में इन्होंने कहा था, एक एस्टिमेट था इनका कि 6.8% जो भारत ग्रो करेगा। फिर जुलाई 2024 में इन्होंने कहा, एक एस्टिमेशन दिया कि 7% जो है वो ग्रो करेगा। लेकिन फिर इन्होंने साथ में ये भी कहा कि 2025 में जो है वो भारत कितना ग्रो करेगा, 6.5%। तो ये भी हमें याद रखना है, 6.5% कितना ग्रो करेगा, भारत ग्रो करेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग, IMF के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये बताया गया। देन उसके बाद इन्होंने और भी कहा है कि साउथ एशिया जो है वो एक की जो है वो ड्राइवर की तरह इमर्ज कर रहा है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। यानी कि ग्लोबल जो GDP है उसमें साउथ एशिया का जो है रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कितना, 6.6 से लेकर 6.2% तक, यानी कि 6.0% से लेकर 6.2% तक जो है वो, जो ये साउथ एशिया है इसका जो है वो रोल रहने वाला है ग्लोबल GDP में। प्लस यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन रह रही है वो 2024 से लेकर 2026 तक के बीच की रह रही है कि इतने के बीच में इतना शेयर जो है वो हो सकता है साउथ एशिया से। और ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहेगा वो किसका रहेगा, भारत का रहेगा। देन उसका टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में अगर हम बात करें वर्ल्ड में 2024 में, तो देखो सबसे ऊपर US आती है, जिसकी जो GDP है ट्रिलियन में अगर हम बात करें तो 29.17 जो है वो ट्रिलियन है। और चाइना की अगर हम बात करें तो 18.27 दूसरे नंबर पर आते हैं। जर्मनी की 4.71 आती है तीसरे नंबर पर। जापान की अगर हम बात करें तो 4.07%। और भारत की अगर हम बात करें तो 3.59%। और UK की अगर हम बात करें तो उनकी भी जो है वो 3.59 है। लेकिन अगर हम बात करें जो प्रोजेक्टेड रियल GDP है वो हमारी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू USA। तो ये हम इन कंपैरिजन टू यूनाइटेड किंगडम, तो ये हमारे को जो है वो याद रखना है, ठीक है। टॉप 5 में भारत आता है और भारत का रैंक कौन सा है, 5वां। और हमारा टारगेट है कि हमें 5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनना है 2030 तक का, ठीक है। और भारत को एक डेवलप्ड कंट्री कब तक बनना है, 2047 तक। तो ये साथ में ही हम याद कर सकते हैं। देन उसके बाद इंडियन इकॉनमी के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें तो इंडिया की इकॉनमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है वर्ल्ड में, और 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है इन नॉमिनल टर्म। नॉमिनल टर्म में कितनी है, 5th लार्जेस्ट। और 3rd लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी में। तो याद रखना, परचेजिंग पावर पैरिटी में कितनी है, 3rd लार्जेस्ट। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट में, पेपर स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद जो भारत की इकॉनमी है वो क्रूशल रोल प्ले करती है ग्लोबल इकॉनमी में। और इम्प्रूवमेंट जो है वो पेंडेमिक के बाद देखी गई। पेंडेमिक एक ग्लोबल रिसेशन था जिसमें जो है वो हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी पर भी जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और हमारी कैसे रिकवरी रही है, वी शेप रिकवरी रही है। इसमें की फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, कुछ डाटा है जो आपको हेल्प करेगा। तो देखो सबसे पहला तो याद रखना है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में अगर हम बात करें तो वो थी 14.3%। इसमें जो फीमेल जो वर्कर्स है स्पेशली अगर हम बात करें तो 2000 मतलब जो ये कैलकुलेट किया जा रहा है पूरा प्रॉपर कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट फॉर फीमेल वर्कर्स, तो वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कितनी थी, 14.3% थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में वो कितनी हो गए, 9%। यानी कि जो फीमेल जो वर्कर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। लेकिन यहाँ पर एक की नोट रहता है कि जो अर्बन यूथ है ना उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो 16.8% है 2024-25 के लिए। और वो स्टिल जो है वो अभी एक एलिवेटेड पोजीशन पर है, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है अभी। ये चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, तो ये हमारे को याद रखना है। और हम इसको एज एन एग्जाम्पल जो है वो अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं जब भी हम बता रहे हैं कि अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है। तो हम बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अमंगस्ट द यूथ, वो अभी भी जो है वो 16.8% है। वो एक चैलेंज जो है वो हमारे लिए बना हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है कि जो है वो मैक्सिमम कोशिश करनी है सरकार को कि जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। देन उसके बाद एडवांस एस्टिमेट्स के बारे में अगर हम बात करें जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताए हैं, तो इसमें कहा है कि जो रियल GDP है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वो कितनी रहेगी, 6.4% रहेगी। और नॉमिनल GDP जो रहेगी सेम ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वो रहेगी 9.7%। देखो नॉमिनल GDP और रियल GDP दोनों टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। CDS CAPF की अगर हम बात करें तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नॉमिनल GDP क्या होती है, रियल GDP क्या होती है। हमारे भी बात करें अगर यहाँ पे लाइक HAS में, तो इकोनॉमी को लेकर अभी जो है वो क्वेश्चंस बनने लगे हैं, स्टैटिक और कंसेप्चुअल दोनों। तो देखो हमें समझना है कि GDP कैलकुलेशन दो तरह से होती है, एक नॉमिनल GDP और एक होता है रियल GDP। नॉमिनल GDP की अगर हम बात करें, जब हम कैलकुलेट करें GDP को करंट ईयर प्राइसेस पर, ठीक है, जब हम करंट ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग GDP को कैलकुलेट करें तो दैट इज़ नॉमिनल GDP। और रियल GDP की अगर हम बात करें जब हम बेस ईयर के बिहाफ पे जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो HP का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 2011-12 जो है वो बेस ईयर दिया गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द गूगल, ठीक है, और अगर हम बात करें डिफरेंट सोर्सेज में, तो अभी जो है वो बेस ईयर जो है वो 2011-12 से जो है वो सेंटर में अगर हम बात करें तो वो 22-23 हो गया है।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बेस ईयर पे जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ रियल जीडीपी, और नॉमिनल जब हम करंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल जनरली हाई होती है और रियल जीडीपी जब हम करते हैं तो वो थोड़ी कम निकलती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन सेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कंपेयर करेंगे, देन फाइनेंशियल सेक्टर या फिर रियल एस्टेट सेक्टर, इन तीनों को जो है वो कंपेयर करेंगे कितना कितना शेयर किसका है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को हम यहाँ पर जो है वो एक मतलब मानकर चल रहे हैं कि उसमें हर सेक्टर का कितना शेयर है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, ठीक है, जो शेयर है वो है 3.8% फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, और इसमें जो है वो कितना है 1.4% की ग्रोथ जो है वो देखी गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में, मतलब इसमें जो है वो ग्रोथ हुई है। देन उसके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर हम बात करें तो 8.6% जो है वो शेयर है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, और फाइनेंशियल रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज इनका जो शेयर है वो कितना है 7.3%। अब देखो भारत की जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, इकोनॉमी की, उसको सेक्टर वाइज एनालाइज करते हैं। इसमें हम 3 साल को कवर करेंगे, पहला 2022-23, तीसरा 2023-24, और जो फोर्थ रहेगा दैट इज़ 2024-25। इसमें जो है वो एक तरह से जो है वो एडवांस एस्टिमेट्स है अभी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर को तो 4.4% था 2023-24 में, देन उसके बाद कम हो गया 2.1% नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023-24 में, और अभी एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो करेगा 3.6%। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें। फिर सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो 2.1% 2023-24 कम। फिर हम देख रहे हैं सेकेंडरी का जो शेयर है 2023-24 में वो 2023-24 वो इंक्रीज़ हो गया 9.7%, 2 पॉइंट से सीधा 9.7 पहुंच गया, मतलब ग्रेट जंप। लेकिन उसके बाद अगेन क्या हो गया, कम हो गया, 6.5% आ गया। तो सिमिलर अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर की, मतलब इसी में ही टर्शियरी सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो 10% था 2022-23, और अभी कितना है 7.2%। तो इसका शेयर भी जो है वो कम हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड के बारे में, ठीक है, और ग्रॉस वैल्यू एडिड, ठीक है, एट बेस प्राइसेस 2011-12 का जो है वो यहाँ पर हम बेस जो है वो प्राइसेस पर जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में समझते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 2022-23 में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, ये तीन सेक्टर्स को समझते हैं। तो इसमें 4.7%, ठीक है, एग्रीकल्चर का शेयर 2022-23 में था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2023-24 में कितना हो 1.4, और उसके बाद 2024-25 में अगर हम बात करें तो दैट इज़ 3.8%। तो ऑलमोस्ट 4.7 से हम जो 3.8 की तरफ गए कम हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना। देन उसके बाद हम बात करेंगे अगर माइनिंग और क्वारी में तो यहाँ पर आता है 1.9%, ठीक है, 2022-23। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7.1% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है, तो ये की पॉइंट। देन उसके बाद इसमें ही अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं 7 पॉइंट से तो यहाँ पर कितना है 2.9, तो अगेन क्या हुआ है कि कम हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से साल में ज़्यादा हो रहा है, कौन से साल में कम हो रहा है, ये भी जो है वो की फैक्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसमें जो पब्लिक सेक्टर है या पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका शेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर 8.9% 2022-23, फिर उसका 7.8%, फिर अगेन कहाँ पहुँच गया 9.1%। तो इसमें भी ओवरऑल क्या चल रहा है, बैलेंस चल रहा है। लेकिन एक सेक्टर है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज़ ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट्स यानी कि टूरिज्म से लिंक कर रहा है। तो देखो 2022-23 में कितना है 12%, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट अगर चलते हैं तो 6.4%, और फिर अगेन क्या होगा 5.8%, मतलब इसमें भी जो है वो कम हुआ है। तो ऑलमोस्ट 2022-23 का जो साल है उसमें मैक्सिमम सेक्टर्स में जो है वो ग्रोथ जो है वो देखी गई है। तो ये की फैक्ट हो गया जो आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है, ठीक है, जो स्टेट जीडीपी, उसमें क्या एक ओवरव्यू रहता है जो कि चैप्टर 1 में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की लोकेशन के बारे में बताया गया। देखो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमी का फैक्टर है, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश की जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये नॉर्दर्न रीजन में जो है वो लोकेटेड है इंडिया के, और ये एक हिमालयन स्टेट है जिसमें अगर हम बात करें कि हिमालयाज़ का टोटल 10.3%, टोटल का 10.43% जो है वो शेयर जो है वो हिमालयाज़ का हिमाचल प्रदेश में आता है। और हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयाज़ की डिवीज़न है वो ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, आउटर हिमालयाज़, शिवालिक, इसमें डिवाइडेड है। और हिमाचल प्रदेश सराउंडेड यानी कि जो बॉर्डर स्टेट्स है उसमें अगर हम बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरीज आती है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, प्लस एक इंटरनेशनल जो है वो कंट्री भी आते हैं दैट इज़ चाइना, यानी कि तिब्बत वाला रीजन जो है वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम बात करें तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स है, और एरिया अगर हम बात करें तो 55,673 किलोमीटर जो है वो एरिया है हिमाचल प्रदेश का।
अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि स्टेट जीडीपी के बारे में। तो स्टेट जीडीपी दो तरह से हम समझेंगे, एक तो करंट प्राइसेस पर और दूसरा कांस्टेंट प्राइसेस पर। तो जब करंट की बात कर रहे हैं हम, तो रुपीज़ मतलब यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर को देख रहे हैं 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि कांस्टेंट प्राइसेस पर जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, ये फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये कहा गया कि हमारी जो ग्रोथ है वो कि स्टेट जीडीपी वो कितनी है, 2,10,662 कंपेयर टू द 2022-23 को के साथ कंपेयर कर रहे हैं 1,91,659। तो ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि 9.9% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। याद रखना स्टेट जीडीपी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 9.9%। कांस्टेंट पर अगर हम बात करें सेम ईयर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6.6%। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन याद करके रखना है दैट इज़ 6.6%, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम क्या देख रहे हैं कि करंट और कांस्टेंट दोनों में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में तो हम ये इजीली अपने मेंस में लिख सकते हैं कि जो हमारी स्टेट जीडीपी है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से वो क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद जो स्टेट जो हमारी जीडीपी है उसको हम एक करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट किस तरह से कर रहे हैं। अभी तो देखो हमने 2022-23 23-24 को कंपेयर किया, लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं 1970 से लेकर 2023-24 तक। तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ हुई है, कहीं पर भी जो डिक्रीज़ नहीं हुई। कॉन्स्टेंटली शुरू किया था 1970-71 से लेकर जब हिमाचल प्रदेश जो है वो एक फुल फ्लैश स्टेट बना था, तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंडिया की जीडीपी और हिमाचल प्रदेश की जीडीपी को कंपेयर करते हैं बिल्कुल प्रॉपर। और कहाँ से कंपेयर करेंगे, 2012-13 से। तो 2012-13 में अगर हम बात करें तो देखो हिमाचल प्रदेश और इंडिया की जो जीडीपी है 6.4% और 5.5%, ठीक है, इस तरह से चलती है। तो 5.5% किसकी थी, इंडिया की, और 6.4% अगर हम बात करें तो दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। ऑलमोस्ट फिर हम जो है वो थोड़े गैप के साथ ग्रो कर रहे थे, लेकिन पैंडमिक के टाइम पे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट दोनों ही जो है वो नेगेटिव गए, ठीक है, दोनों में ग्रोथ नेगेटिव देखी गई। उसके बाद फिर वी शेप रिकवरी हुई। तो जो रिकवरी रहती है भारत की, ठीक है, वो रहती है 9.7%, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश रिकवर करता है वो करता है 4.8%। देन उसके बाद कॉन्स्टेंटली हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो इंडिया लेवल पर चलते हैं तो 6.7% और हिमाचल लेवल पर चलते हैं तो 6.4%। ऑलमोस्ट 0.3% का जो है फ़र्क है, यानी कि ऑलमोस्ट हम सेंटर जो है के अकॉर्डिंग ही जो है वो सेंटर के साथ ही जो है वो पूरा प्रॉपर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और ये डाटा जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का है। देन उसके बाद की फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि हम एक जनरल ओवरव्यू से समझ आते हैं। देखो सबसे पहला क्या है कि हमने एक शिफ्ट देखी है। शिफ्ट किस तरह से देखी है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, वहाँ से क्या हो रहा है, उसका जो शेयर जो है वो जीडीपी में वो शिफ्ट हो रहा है एक तरह से, और सर्विसेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है स्टेट जीडीपी में इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी सेक्टर। पहले क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या अग्रेरियन सेक्टर हो गया उनका शेयर, प्राइमरी सेक्टर का शेयर ज़्यादा था, लेकिन अभी नहीं है, अभी शिफ्ट देखा जा रहा है यहाँ पर। मतलब क्या है कि एक तरह से अगर हम बात करें कि जो सर्विस सेक्टर है वो अभी डोमिनेट कर रहा है स्टेट जीडीपी में, बट लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो अभी अगर हम बात करें तो 53.98% जो वो स्टिल जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है ये, लेकिन हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी, चैलेंज भी आता है कि स्टिल हमारा जो शेयर है वो कम होता जा रहा है प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में। तो हमें इसके ऊपर भी जो फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक कृषि प्रधान स्टेट है। पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो 2023-24 में, ठीक है, ये फर्स्ट जो है वो ये एक तरह से जो है वो इसको फर्स्ट जो है वो रिसर्च वर्क है एक तरह से, ठीक है, या फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 2,34,782, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, 2022-23 में कितना, इस यहाँ पर कितनी थी, 2,14,489। तो ऑलमोस्ट कितना इंक्रीज़ हुआ है, 9.5%। तो पर कैपिटा इनकम में भी क्या है, इंक्रीज़ हुआ है। आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है कि पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू द प्रीवियस लाइक 2022-23 के अकॉर्डिंग वो कम हुई है, लेकिन याद रखने की वो कम नहीं, वो इंक्रीज़ हुई है। तो अभी तक जितना भी हमने समझा इसमें ऑलमोस्ट लाइक जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी या फिर कांस्टेंट पर जीडीपी, स्टेट जीडीपी कांस्टेंट और करंट प्राइसेस पर, तो उसमें हमको इंक्रीज़ ही जो है वो देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद कंट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर जब हम कंट्रीब्यूशंस को लिंक कर रहे हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो हम इनके लिए जो बेस ईयर लेकर चल रहे हैं तो दैट इज़
मतलब पूरा जो प्रॉपर कैलकुलेट कर रहा है वो 1950-51 से लेकर 2023-24 तक लेकर चल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देखो अगर हम बात करें जो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो गया या सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 70%, 70.37% जो हमारा शेयर हुआ करता था कभी जीडीपी में, वो कितना पहुंच गया है 14.74%। तो ऑलमोस्ट क्या देख रहे हैं, डिक्रीज। लेकिन पिछले कुछ सालों में, ठीक है, 2020 से लेकर 2024 के बीच में ये कॉन्स्टेंटली 13-14 के अराउंड में घूम रहा है, ठीक है, 13% 40% के अराउंड घूम रहा है। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर का शेयर पहले 7% हुआ करता था, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते थोड़ा इंक्रीज हुआ, अभी वो कॉन्स्टेंटली 43-40 के अराउंड घूम रहा है। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि 2023-24 में वो कम हो गया है 39%, 39.89%। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की, तो 22.2% था, 22.22% 1950-51 में। उसके बाद ये इंक्रीज़ हुआ, स्टेडली इंक्रीज़ हो रहा है और अभी भी इंक्रीज़ ही हो रहा है। लेकिन जो ये 2022-23 का साल था इसमें 46% था, इसमें हाईएस्ट था, अभी 45% थोड़ा सा कम हुआ है। तो हमें याद रखना है कि ऑन एन एवरेज ये कितना चल रहा है, 42 पॉइंट समथिंग के अराउंड चल रहा है। तो हम एक एवरेज अराउंड फिगर में भी जो है वो अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद जो ये की शिफ्ट हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ या सर्विसेज सेक्टर की तरफ, तो इसमें ये ऑलमोस्ट जो फिगर्स के बारे में हमने बात करी लाइक 1950-51, जिसमें जो है वो प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना था 70.37%, सेकेंडरी सेक्टर का कितना था 7.41% और टर्शियरी सेक्टर का कितना था 22.2%। अब हम इसको सीधा एक और ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ 2023-24। तो इसमें कितना है 14.74% प्राइमरी सेक्टर का शेयर, तो दोनों का आप लिख सकते हैं मेंस में। देन सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो 7.4% और 39.98%, 39.98, ठीक है, ये सेकेंडरी का शेयर हो गया। और टर्शरी की अगर हम बात करें तो 22.2% से लेकर कितना गए हैं 45.28%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी इंक्रीज़ जो वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्लाइन द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। और साथ में ही आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो रोल है वो इंक्रीज़ हुआ है स्टेट की ग्रोथ में। तो ये भी एक की पॉइंट रहता है। इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एप्पल प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है या अदर लाइक जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं उनको हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो अब ग्रो किया जा रहा है। देन उसके बाद एट द एंड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस है और इनके आंसर्स आप जो है वो हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन स्टेट जीडीपी। ये जो स्टेट जीडीपी है उसमें जो डिक्रीज़ हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर का, उसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, प्लस साथ में हमें यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी सुजेस्ट करने हैं और आपको 150 वर्ड में लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हिमाचल प्रदेश इकॉनमी बिटवीन 1971 टू 2024। और यहाँ पर हमें वे फॉरवर्ड्स को भी सुजेस्ट करना है, ये भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें भेज सकते हैं। आई होप ये कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।